तो दोस्तों आज हम बात करने वाले ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर की रचना तथा ट्रांसफार्मर की कार्यविधि को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन यार हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसे एकदम आसान शब्दों में समझेंगे। ठीक है, आप खुद कहोगे भैया हमने आज तक इससे आसान नहीं सीखा। ठीक है, आप एकदम मस्त तरीके से इस ट्रांसफार्मर को समझ के जाओगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका सिद्धांत, रचना और कार्यविधि। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं करना, आपको बस वीडियो को आखिरी तक देखना है, समझाने की गारंटी मेरी। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे इस ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर बात करें हम लोग, हमें एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताइए, ट्रांसफार्मर की रचना और कार्यविधि को लिखिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, और आपको इसे एकदम रटना भी नहीं है, एकदम समझ के जाओगे तो एकदम अपनी भाषा में लिख दोगे और 5 नंबर एग्जामिनर से पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते कैसे आपको ये 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तो देखो ये अगर बात करें सबसे पहले ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर का एक चित्र बनेगा इस टाइप से, ये देख सकते हो, ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में होता क्या है सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है इस पे देख सकते हो 2 कुंडलियां होती, एक एक पॉइंट को भैया समझना है। इस ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं, पहली कुंडली होती है प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली होती है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं तांबे के तार के फेरे लगा देते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है ये तांबे के तार को लपेटा गया है। ठीक है, इस प्राथमिक कुंडली पे कम फेरे होते हैं और द्वितीयक कुंडली पे ज्यादा फेरे होते हैं। अभी ये भी समझाएंगे कि प्राथमिक कुंडली में कम फेरे और ज्यादा फेरे क्यों होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे 3D पे जो दिख रही है लाइनें, इसका मतलब ये है आपको देखो क्या करना है ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। आप अगर इसको बनाने को समझ गए तो सिद्धांत में वही चीज लिख दोगे। ठीक है, क्या किया जाता है ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, आपको क्या लेना होता है, नर्म लोहे की कई पत्तियां लेनी होती है। ठीक है, नर्म लोहे की पत्तियां लेनी होती है और उन पत्तियों को एक के ऊपर एक रखते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक रखते हैं जिससे पटलित क्रोड बनाते हैं। ठीक है, जिससे ये देख सकते हो ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है इसका मतलब ये है कि एक के ऊपर एक पत्तियां हमने रखी हुई हैं। ठीक है, आप ये आयताकार पत्तियां भी रख सकते हो या गोलाकार पत्तियां भी रख सकते हो। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझो। सिंपल, ये जो आपको ब्लू से दिख रहा है इसका मतलब ये है ये 3D पे चित्र बना हुआ है। ठीक है, चित्र जो है ये आपका 3D पे बना हुआ है। आपको इसमें करना क्या है, नर्म लोहे की पत्तियां लेनी है और एक के ऊपर एक पत्तियां रख के पटलित क्रोड बना लेनी है। ठीक है, देख सकते हो ये आपकी एक पटलित क्रोड बनी हुई है। और ये ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के काम आता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है ये प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के काम आता है। आपने ट्रांसफार्मर देखा भी होगा, आपके गांव में होगा, ठीक है, शहर में होगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उससे लाइट आती है आपके घर में, तो वो करता क्या, उसका कार्य क्या होता है, वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज अर्थात अल्टरनेटिंग करंट को कम या ज्यादा करने के काम आता है। देखो ये चीज भी समझ लो, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, और एक करंट होती है डायरेक्ट करंट जिसे कहते हैं दिष्ट धारा, और अल्टरनेटिंग करंट को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट वो होती है जैसे जो आपके ट्रांसफार्मर से आपके घर तक आती है। ठीक है, उसे कहते हैं एसी करंट। और जो डीसी करंट होती है वो कौन सी होती है, जो आपकी जैसे बैटरी होती है। ठीक है, मान लो कोई भी बैटरी है, बैटरा है, तो उससे जो करंट जाती है उससे डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रांसफार्मर है ये केवल एसी करंट पे ही कार्य करता है, डीसी करंट पे कार्य नहीं करता। तो आप ये तो समझ गए एसी करंट क्या होती है, जैसे जो ट्रांसफार्मर से लाइट आती है आपके घर में वो एसी करंट होती है, और डीसी करंट जो बैटरी से लाइट बनती है। ठीक है, तो उस करंट को डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक एक करके सिद्धांत, इसके प्रकार, रचना और कार्यविधि की ओर ले चले जिससे आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो देखते हैं। देखो सिंपल, यहां पे सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी यहां पे सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग लगा दी, आप सही से लगा लेना। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, सिद्धांत क्या होता है ट्रांसफार्मर का, तो देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। ये जो ट्रांसफार्मर है या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा किया जा सकता है, और ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही कम करने के काम आता है, दिष्ट धारा को नहीं। ठीक है, आपसे कहा गया ये जो आपका ट्रांसफार्मर है यह अन्योन्य प्रेरण पर आधारित एक ऐसी युक्ति है। अन्योन्य प्रेरण जानते हो, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, पहले यह समझ लो। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है,
देखो अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, दो कुंडलियां होती है, जैसे ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां प्राथमिक और द्वितीयक है। मान लो अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, दो कुंडलियां होती हैं। अगर आप एक कुंडली में क्या करो, मान लो एक कुंडली है आपके पास, उस कुंडली में आप या तो धारा भेजो, ठीक है, या उसमें क्या करो, धारा आ रही हो तो उस धारा को बंद कर दो। तो सिंपल कहने का ये अर्थ है, अगर प्राथमिक कुंडली में आप धारा के मान को परिवर्तित करो, कम या ज्यादा करो, तो ये जो द्वितीयक कुंडली होती है इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, क्या करना है आपको, अगर आप प्राथमिक कुंडली, ये जो आपकी प्राथमिक कुंडली है, अगर आप इस पे क्या करो, इसमें आप धारा के मान में परिवर्तन करते हो, धारा को कम या ज्यादा करते हो, तो द्वितीयक कुंडली जो होती है, ये जो आपकी द्वितीयक कुंडली होती है, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये क्रिया क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण की क्रिया कहलाती है। और जिस वाली कुंडली में आपने धारा के मान में परिवर्तन किया है वह कुंडली प्राथमिक कुंडली, और जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उस कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या समझे कि आपको अन्योन्य प्रेरण का ये मतलब है कि जब आप एक कुंडली में क्या करो, धारा के मान में परिवर्तन करो, तो जो दूसरी कुंडली होती है उसमें क्या होता है, उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह क्रिया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की अन्योन्य प्रेरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, और क्या होता है, ये जो पहली कुंडली है जिसमें आपने धारा के मान में परिवर्तन किया, यह कुंडली प्राथमिक कुंडली, और ये जो दूसरी कुंडली जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, यह कुंडली द्वितीयक कुंडली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली है, तो ये किस सिद्धांत के आधार पर है, अन्योन्य प्रेरण। हम क्या करेंगे, ये पहली कुंडली इसमें धारा परिवर्तित करेंगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हमने एसी मेंस से जोड़ रखा है, अर्थात हमने प्रत्यावर्ती धारा के एक स्रोत से इसे जोड़ रखा है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, तो हमने इसे इस कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा के इस स्रोत से जोड़ रखा है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इस दूसरी कुंडली में क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और यह क्रिया अन्योन्य प्रेरण की क्रिया कहलाएगी। इस कारण से ही यह ट्रांसफार्मर आपका अन्योन्य प्रेरण पर कार्यरत एक युक्ति है। तो आप समझ में आया, सिंपल यहां पे लिखना है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है। ठीक है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। आप इससे क्या कर सकते हो, इस अल्टरनेटिंग करंट के विभव को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने स्टेबलाइजर देखा होगा, स्टेबलाइजर में क्या होता है, आप उससे करंट को ज्यादा कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको ज्यादा करंट की जरूरत तो आप उससे बढ़ा लेते हो या कम भी कर सकते हो। तो वही चीज है, आप क्या कर सकते हो, इसमें भी ट्रांसफार्मर में भी इस पे आप क्या कर सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा के विभव अर्थात अल्टरनेटिंग करंट को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो इसमें क्या सीखा, सिद्धांत पे आपको लिखना है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। और ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही कम करने के काम आते हैं, डिश धारा को नहीं। ठीक है, ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये केवल एसी करंट पे ही कार्य करता है, डायरेक्ट करंट पे नहीं करता। ठीक है, यह केवल अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्यरत है, डायरेक्ट करंट अर्थात डिश धारा पर कार्यरत नहीं है। ठीक है, तो इसका ये मेन मतलब है, एसी करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा पर ये कार्यरत है ये ट्रांसफार्मर, लेकिन डीसी करंट अर्थात डायरेक्ट करंट पर ये कार्यरत नहीं है। तो ये आपको सिद्धांत पे सिंपल लिख देना है। ठीक है, सिद्धांत समझ में आ गया। आप क्या करना है, इसके बाद लिखना है, ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, दूसरा होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, मतलब इसे इंग्लिश पे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऊंचाई का क्या मतलब हुआ, स्टेप अप अर्थात आपको स्टेप बढ़ाना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखो यहाँ पे लिखा है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, आपने क्या सीखा, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है, क्योंकि इसका मतलब ही है स्टेप अप अर्थात आपको स्टेप बढ़ाना है। ठीक है, स्टेप अप ऊंचाई मतलब उच्च करना है, तो निम्न वोल्टेज को ये उच्च वोल्टेज में जो बदले वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ध्यान से देखो, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। और अपचाई में क्या होता है, अपचाई का मतलब स्टेप डाउन अर्थात आपको इसमें स्टेप कम करना है। तो इसका क्या मतलब होगा, यह उच्च से निम्न में जाएगा, इससे उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, तो ये मतलब है ऊंचाई और अपचाई का।
ठीक है, तो आप समझ में आया ऊंचाई क्या होता है, अपचयी क्या होता है। देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। और इसमें यह भी जान लो, ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है, जो तांबे के तार को लपेट कर ये जो फेरे बनाए गए हैं, आप देख सकते हो रेड रेड जो फेरे बने हुए हैं रेड कलर से, ठीक है। प्राथमिक कुंडली में कम फेरे होते हैं और द्वितीय कुंडली में ज़्यादा फेरे होते हैं। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होता है, आपका प्राथमिक अर्थात प्राइमरी, तो आपका एनपी क्या होता है, कम होता है किससे, इस द्वितीय कुंडली एनएस से। ठीक है, ध्यान से समझ लो, यहाँ पे एकदम आसान बात है यार। ठीक है, हमने कहा जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसका कार्य ये होता है कि यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये बात पहली बात बताई। फिर बताया इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। ये हमने आपको यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर ही बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें देख सकते हो प्राथमिक कुंडली में 1 2 3, मतलब ये तो गिनती नहीं, आपको मानना है कि मान लो इसमें कम फेरे और इसमें आपको ज़्यादा फेरे दिख रहे हैं। ठीक है, तो बस ये समझना, यहाँ पे गिनने नहीं बैठना। ठीक है, तो ये तो बनाया गया है केवल, तो यहाँ पे कम फेरे होते हैं प्राथमिक कुंडली में और द्वितीय कुंडली में ज़्यादा फेरे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एनपी का क्या मतलब है, पी फॉर प्राइमरी मतलब प्राथमिक, पी फॉर प्राइमरी अर्थात प्राथमिक, और एस फॉर सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक। तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या वो क्या है, कम है। जब इस टाइप से चिन्ह हो तो जो पीछे की तरफ होता है वो कम होता है और जो आगे की तरफ होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो NP इज लेस दैन NS, अर्थात NP जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, NS जो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो प्राथमिक वाली कम होती है, प्राथमिक वाली कुंडली में क्या होता है, कम फेरे होते हैं और द्वितीयक वाले में ज़्यादा होते हैं। कब, जब आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, और दूसरा अपचयी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है, इसमें द्वितीयक कुंडली में कम फेरे होंगे और प्राथमिक कुंडली में ज़्यादा फेरे होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब देखो इसमें यहाँ पे लिख लेना नीचे, क्या हो जाएगा, इस पे क्या होता है आपका NP जो होता है वो ग्रेटर देन होता है NS से। ठीक है, यहाँ पे मतलब समझना, यहाँ पे क्या होता है, देखो इसमें आपका जो प्राथमिक मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर था, इसमें प्राथमिक कुंडली में कम फेरे होंगे और द्वितीय कुंडली में ज़्यादा फेरे होंगे। ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा इसमें प्राथमिक कुंडली में कम फेरे और द्वितीय कुंडली में ज़्यादा फेरे होंगे। लेकिन जो आपका अपचयी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, इस पर आपका प्राथमिक पे ज़्यादा फेरे होंगे और द्वितीयक पे कम फेरे होंगे। ठीक है, तो ये बात है ऊंचाई ट्रांसफार्मर अपचयी ट्रांसफार्मर की। तो अभी आपने क्या सीखा है, केवल ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और ट्रांसफार्मर के प्रकार। अभी बचा है ट्रांसफार्मर की रचना और कार्यविधि। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से समझ लो, फिर आपको ले चलते आगे। ठीक है, तो हमने आपसे क्या बताया, सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कार्य करता है और आपका डायरेक्ट करंट पे कार्य नहीं करता। ठीक है, और इसमें दो कुंडलियाँ होती है, प्राथमिक और द्वितीयक, और ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण का ये मतलब है जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो यह आपका क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण की क्रिया। तो हमने सिंपल लिखा, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही कम करने के काम आता है, डिश धारा या विभव को नहीं। फिर लिखा गया ये दो प्रकार के होते हैं, पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज अर्थात लो वोल्टेज को, निम्न वोल्टेज का मतलब है लो वोल्टेज। ठीक है, लो वोल्टेज को किसमें परिवर्तित करता है, हाई वोल्टेज में। ठीक है, लो वोल्टेज को ये हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है। निम्न का मतलब है लो वोल्टेज। ठीक है, जैसे आपका लो वोल्टेज है तो ये क्या कर सकता है, उसको हाई वोल्टेज में परिवर्तित कर सकता है। कौन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है और इसमें जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है ये कम होती है और द्वितीय कुंडली में ज़्यादा। देख सकते हो इस पर, ये आपका हमने जो चित्र बना रखा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का ही है। इसमें प्राथमिक कुंडली में कम फेरे और द्वितीय कुंडली में ज़्यादा फेरे हैं। ठीक है, अगला आता है अपचयी ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है, अर्थात उच्च का मतलब हाई, अर्थात ये हाई वोल्टेज को किस में परिवर्तित करता है, लो वोल्टेज में। और इस पे क्या था, ऊंचाई वाले में लो को हाई में परिवर्तित करता है। ऊंचाई का मतलब ही है कि उच्च करता है और अपचयी का मतलब ये कम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उच्च को निम्न में ले जाता है, अर्थात हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में देता है, और ऊंचाई जो होता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में देता है। और ये भी देख लो, अपचयी पे जो होता है प्राथमिक कुंडली में ज़्यादा फेरे होते हैं और द्वितीयक में कम होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात सिंपल समझ में आ गई। अब आपको ले चलते हैं ट्रांसफार्मर की रचना, या कह सकते हो इसकी बनावट कैसी होती है, और आपको ट्रांसफार्मर की कार्यविधि बताते।
यही चीज़ पूछा जाएगा। सिंपल सिद्धांत, इसके प्रकार लिख देना, फिर रचना और कार्यविधि लिख देना, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब चलते आगे। तो आप बात करते हैं ट्रांसफार्मर की रचना कैसे होती है। ठीक है, कैसी रचना होती है या इसकी बनावट कैसे होती। ठीक है, तो देखो समझते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा, इसमें नर्म लोहे की आयताकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं लैमिनेटेड कोर, के रूप में मुड़ी होती हैं। यही चीज़ हमने आपको बताई थी। आपको करना क्या है, तांबे की कई सारी पत्तियां लेनी है, आयताकार ले सकते हो या गोलाकार ले सकते हो, उसको एक के ऊपर एक रखना है। ठीक है, एक के ऊपर एक रखना है। देख सकते हो यहाँ पे एक के ऊपर एक पत्ती को रखा गया है। ठीक है, एक के ऊपर एक पत्ती को रखा जाएगा, जिससे आप क्या करोगे, पटलित क्रोड बना लोगे या लैमिनेटेड कोर बना लोगे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया, इसमें नर्म लोहे की आयताकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड अर्थात लैमिनेटेड कोर के रूप में मुड़ी होती हैं। ठीक है, और ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वर्निश से जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, ये जो पत्तियां होती पहले इनको एक के ऊपर एक रखा जाता है और इसे किससे जोड़ दिया जाता है, वर्निश से इसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वर्निश से जोड़ देते, जिससे कि ये एक दूसरे से पृथक्कत रहती है। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले तांबे की कई सारी पत्तियां लोगे, उनको एक के ऊपर एक रखोगे, फिर वर्निश से जोड़ दोगे, जिससे वो एक दूसरे से पृथक्कत रहेंगे, अर्थात दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। ठीक है, इस टाइप से वर्निश से जोड़ा जाता है कि जुड़े ना, एक दूसरे से अलग अलग इस टाइप से रखी रहती है। ठीक है, तो इसमें नर्म लोहे की आयताकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड अर्थात लैमिनेटेड कोर के रूप में होती हैं। ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वर्निश से जोड़ देते हैं, जिससे कि ये एक दूसरे से पृथक्कत रहे अर्थात अलग रहे। फलता क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं और वैद्युत ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जब आप लैमिनेटेड कोर बना लेते हो अर्थात नर्म लोहे की कई सारी पत्तियां रख के वर्निश से जोड़ते हो तो पटलित क्रोड बन जाती है। ठीक है, और वो एक दूसरे से पृथक्कत रहती है क्योंकि वर्निश से जोड़ी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे आपका भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कौन सी धाराएं उत्पन्न हो जाती है, भंवर धाराएं, जिसे इंग्लिश पे ईडी करेंट्स कहते हैं। ठीक है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती। ठीक है, और भंवर धाराएं उत्पन्न होने से वैद्युत ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है। तो ये चीज़ कहा गया आपका, जब मतलब आप क्रोड बना लोगे, वर्निश से जोड़ दोगे, तो जो पृथक्कत रहती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। भंवर के समान धाराएं, भंवर के समान, जैसे पानी में भंवर बनता है वैसी धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे वैद्युत ऊर्जा की हानि होती है। फिर कहा गया, और वैद्युत ऊर्जा की हानि होती है। फिर इस क्रोड पर तांबे के तार की 2 कुंडलियाँ लपेटी जाती हैं। ये जो क्रोड है, ये आपकी जो क्रोड बनी है, मतलब एक के ऊपर एक पत्ती रखा, तो ये जो क्रोड आपकी बनी है, इस क्रोड पर 2 कुंडलियाँ लपेटी जाती है। किसके, तांबे के तार की। तांबे के तार की 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं। इस क्रोड पर तांबे के तार की 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं। इनमें से एक कुंडली को अर्थात एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी कुंडली। ठीक है, प्राइमरी कुंडली हो जाएगी, और ये सेकेंडरी वाली। ठीक है, तो सिंपल ये हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे सिंपल कहा गया कि इस क्रोड पर तांबे के तार की 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं और इनमें से एक को प्राथमिक तथा दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। देख सकते हो। ठीक है, तो आप इसकी रचना समझे। सिंपल क्या था, इसमें नर्म लोहे की आयताकार मुड़ी हुई पत्तियां, ठीक है, जो पत्तियां होंगी एक के ऊपर एक रखी जाएंगी और पटलित क्रोड के रूप में रखी जाएंगी। फिर इसे वर्निश से जोड़ देते, जिससे एक दूसरे से पृथक्कत रहे अर्थात अलग रहे, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, अर्थात भंवर के समान धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे वैद्युत ऊर्जा में हानि होती है। फिर क्या होता है, और हम इसमें क्या करते हैं, तांबे के तार को इस क्रोड, ये जो क्रोड बनी है पटलित क्रोड, इस पे तांबे के तार की 2 कुंडलियां लपेट दी जाती हैं, जिनमें से एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। और ये तो समझ ही गए थे हमने जब आपको अन्योन्य प्रेरण की क्रिया समझाई थी कि प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा के मान में परिवर्तन करते हैं, जिससे इसमें आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी रचना थी, इसको नोट कर लो। अब आपको बताइए कार्य कैसे करता है, कार्यविधि इसकी। ठीक है, क्योंकि आपको ये लिखना था कि सिद्धांत लिखो, रचना हो गई, सिद्धांत पहले ही बता दिया था जो पहले था, ये रचना हो गई। आप चलते इसकी कार्यविधि के, ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आप देखते हैं कार्यविधि। तो रचना सिद्धांत तो हमने समझ लिया। आप चलते कार्यविधि की ओर कि ये ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये कैसे कार्य करता है तो वो समझो। हमने आपसे सिंपल सी भाषा में शुरुआत पे ही बता दिया था, क्या बताया था कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए होता है और ये विद्युत विभव को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, फिर बताया था कि क्या होता है, पहले प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्युत धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जो कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर होता है।
जब हमने अन्योन्य प्रेरण समझाया था तो यही कहा था कि जो प्राथमिक कुंडली है इसमें क्या होता है, धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है जिससे द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यही चीज आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कि जो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न की जाती है, ठीक है, जो धारा उत्पन्न की जाती है या धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके कारण द्वितीयक कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यह क्रिया अन्योन्य प्रेरण की होती है और ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है, देखो कार्यविधि पे, जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बहती है, जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बहती है तो क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से समझना, जब प्राथमिक कुंडली में धारा बहती है तो ये जो क्रोड है यही क्रोड है आपकी, क्योंकि आपने तांबे की जो पत्तियां रख रख के ही तो क्रोड बनाई है। तो ये जो क्रोड है इसमें क्या होता है, इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। परिवर्ती का ये मतलब है कि परिवर्तित होने वाला, जिसमें क्या होता है, इस क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र के मान में लगातार परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन। तो ध्यान से समझो, जब प्राथमिक कुंडली में धारा बहती है तो क्रोड में, इस क्रोड में क्या होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चूंकि द्वितीयक कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी हुई है। ध्यान से समझो, जब प्राथमिक कुंडली में धारा बही तो इस क्रोड में क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होने लगा, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब क्या हुआ, इसी क्रोड से ये द्वितीयक कुंडली भी जुड़ी हुई है इन तारों के द्वारा। ध्यान से देखो, ये द्वितीयक कुंडली भी इन तारों के द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है, इसी क्रोड से। तो कहा गया चूंकि द्वितीयक कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी हुई है, देख सकते हो तार से, ठीक है, लिपटी हुई है। अब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, ठीक है। पहले क्या हुआ, प्राथमिक कुंडली में धारा बही, जिससे क्या हुआ, इस क्रोड पे क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने लगा। अब ये जो द्वितीयक कुंडली ये भी इसी क्रोड से जुड़ी हुई है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इस द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तित होने लगता है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होने लगता है। वही चीज कहा गया, पढ़ो, जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बहती है तो क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चूंकि द्वितीयक कुंडली भी उसी क्रोड से लिपटी हुई है, अर्थात परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, ये बात कही गई। फिर कहा गया अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसा कहा गया था वही चीज है, द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया और यह क्रिया ही अन्योन्य प्रेरण की कहलाती है। तो सिंपल समझो, जब प्राथमिक कुंडली में धारा बही तो क्या हुआ, इस क्रोड, ये जो क्रोड है आपकी पटलित क्रोड, इस पे क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होने लगा। जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हुआ तो ये द्वितीयक कुंडली भी इसी क्रोड से जुड़ी हुई है, तो क्या हुआ, इस द्वितीयक कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स जो है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। अब जो ये द्वितीयक कुंडली इससे जुड़ी हुई है, इसके कारण इस द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा और जिसके कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर इस द्वितीयक कुंडली में क्या हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। वही चीज कहा गया अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फिर कहा गया द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ये जो द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल होगा ई, जो द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल ई होगा वो क्या होगा, उसका मान कहा गया द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। ध्यान से समझो, ये जो द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल होगा ये किस पर निर्भर करेगा, इन दोनों कुंडलियों में कितने फेरे हैं, इन दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा, ठीक है, ये बात है इसकी कार्यविधि। अब बताओ समझ में आई कि नहीं। सिंपल क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर में क्या हुआ, प्राथमिक कुंडली में पहले हमने धारा बहाई, जिससे जब धारा बही तो इस क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। अब ये द्वितीयक कुंडली भी इसी से जुड़ी है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। अब ये विद्युत वाहक बल जो होगा दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होगा। वही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। जब कुंडली में धारा बहती है तो क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चूंकि द्वितीयक कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी है, अर्थात परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होता है दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। अब कैसे ये विद्युत वाहक बल फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा तो वो आपको आगे सूत्र से समझ में आएगा, तो आप इस कार्यविधि को नोट कर लो। अब आगे कुछ सूत्र जनरेट होगा इसी से, ये जो विद्युत वाहक बल फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा उसी से सूत्र जनरेट होगा और फिर आपका ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो।
तो आप समझते हैं कि ये विद्युत वाहक बल कैसे इन फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको लगाना है यहाँ पे फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, आपने फैराडे का नियम पढ़ा होगा। फैराडे का नियम यहाँ से लिखते हैं फैराडे के नियम से। ठीक है, फैराडे के नियम से सिंपल आपको यहाँ पे फैराडे का नियम लगाना है। देखो फैराडे के नियम के अनुसार जो आपका सूत्र होता है विद्युत वाहक बल का वो होता है E = N डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, ये सूत्र होता है। ठीक है, E = N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, सूत्र क्या होता है आपका E माइनस होता है। ठीक है, E -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये सूत्र होता है। जहां E क्या होता है, E होता है विद्युत वाहक बल, N क्या होता है कुंडली में फेरों की संख्या, डेल्टा फाई क्या होता है, डेल्टा फाई को कहते हैं विद्युत फ्लक्स, और डेल्टा टी होता है समय। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी को आप ये कह सकते हो कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, ये जो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है ये क्या है, समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, क्योंकि आपने देखा था द्वितीयक कुंडली में विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ था। तो इस कारण से यहाँ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी क्या है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन। तो यहाँ से हुआ E = -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो समझ गए। E विद्युत वाहक बल, N फेरों संख्या, डेल्टा फाई अपॉन टी क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, विद्युत नहीं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, अब बात आती, देखो आप प्राथमिक कुंडली के लिए अगर निकाले तो प्राथमिक को प्राइमरी कहते हैं अर्थात P, तो यहाँ पर से कर देंगे EP और यहाँ पे कर देंगे NP। ठीक है, ध्यान से देखो EP = हो जाएगा माइनस का NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जहाँ EP पहले वाले का विद्युत वाहक बल, NP पहले वाले पे फेरों की संख्या। इसे मान लो समीकरण 1। आप इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली के लिए निकाले तो ES = माइनस का NS डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखो, सिंपल कुछ नहीं किया। यहाँ पे सूत्र सेम वही है, केवल ये द्वितीय कुंडली के लिए S लग गया, इसका मतलब सेकेंडरी, P का मतलब प्राइमरी। तो ES = -NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। आप क्या करते हैं, समीकरण 1/2 कर देते हैं। 1/2 कर दो या 2/1 कर दो, जो करना चाहो कर सकते हो। समीकरण 1/2 करने पर, ठीक है, 1/2 करने पर, ठीक है, अगर 1/2 कर दो आप तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर EP है तो EP आ जाएगा, बटे में ES है तो ES आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर है NP बटे में डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, नीचे क्या है माइनस का NS डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। ध्यान से देख लो दोनों समीकरणों को, इस पे इधर EP था, EP लिखा, नीचे ES है, ES लिखा, इधर NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी वो लिख दिया, इधर NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी वो लिख दिया। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है, आपस में देखो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा EP अपॉन में ES इक्वल टू NP बटे में NS, यही आ जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, EP बटा ES इक्वल टू NP बटे में NS, ठीक है, EP बटा ES इक्वल टू NP बटा NS, जहां EP क्या है प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, ES क्या है द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल, NP क्या प्राथमिक कुंडली में फेरों संख्या, NS क्या है द्वितीय कुंडली में फेरों संख्या। इसलिए आपसे कहा गया था कि जो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा। देख सकते हो ये पहले में फेरों संख्या, ये दूसरे के फेरों संख्या, बटे में लिखे मतलब दोनों के अनुपात पर निर्भर करता है जो विद्युत वाहक बल होता है। तो ये सिंपल सूत्र आ जाएगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जैसे ये आया तो आपने एक चीज देखा था, हमने बताया था भंवर धारा उत्पन्न होती है, यहाँ पे जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है उसके कारण ऊर्जा में हानि होती है, ये बताया था ना। तो ऊर्जा में जो हानि होती है इसके कारण आपको शक्ति क्षय निकालना पड़ेगा, शक्ति, ठीक है, ऊर्जा में जो हानि होती है उसके कारण प्राथमिक कुंडली में कुछ शक्ति क्षय होगा वो निकाल सकते हो, द्वितीय कुंडली में कुछ शक्ति क्षय होगा वो निकाल सकते हो। देखो कैसे, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल। देखो प्राथमिक कुंडली के लिए निकाले, अगर आपसे बात करें तो यहाँ पे इस शक्ति को कहते हैं, देखो इस शक्ति जो यहाँ से प्रवेश करती है उस शक्ति को कहते हैं निवेशी शक्ति, और जो यहाँ से बाहर निकलती है उसे कहते हैं निर्गत शक्ति। तो यहाँ से आप लिख सकते हो निवेशी शक्ति, ध्यान से समझो, निवेशी शक्ति बराबर में निर्गत शक्ति, बराबर में निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति, ठीक है, निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति समझ रहे हो। निवेशी का मतलब जो प्रवेश करती हो यहाँ से, ये वाली निवेशी शक्ति, निर्गत का मतलब जो बाहर निकलती हो, तो निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। निवेशी शक्ति देखो शक्ति का फॉर्मूला होता है P = VI,
ये होता है शक्ति का फॉर्मूला, P होती शक्ति, V होता है क्या विभव, I होती धारा, तो P इक्वल टू होता है VI। तो यहाँ से अगर निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिंपल देखो निवेशी शक्ति को अगर हम प्राथमिक वाली, क्योंकि निवेशी वाला प्रवेश करने वाली तो प्राथमिक वाली हो जाएगी, तो यहाँ से प्राथमिक P होगी और प्राथमिक के लिए भी स्मॉल p हो जाएगा, यहाँ पे निर्गत शक्ति होगी P और सेकेंडरी के लिए S हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, प्राथमिक कुंडली के लिए P होता है शक्ति, प्राथमिक कुंडली के स्मॉल p लग जाएगा क्योंकि प्राइमरी, और द्वितीय के लिए सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ से अगर P ये वाला फॉर्मूला लगाए VI वाला, तो यहाँ से क्या आ जाएगा VP इंटू IP इक्वल टू VS इंटू IS। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ देख लो, सिंपल P इक्वल टू VI होता है, तो यहाँ से VP IP हो जाएगा, यहाँ पे VS IS हो जाएगा। अब यहाँ से भी अगर इस VS को नीचे ले ले तो VP बटे में VS इक्वल टू IP बटे में IS। ध्यान से देख लो भैया, VP बटा VS इक्वल टू IP बटा IS। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये क्या है, निवेशी शक्ति, क्योंकि आपका शक्ति हमने क्यों निकाली, क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण ऊर्जा में जो हानि आई थी इस कारण शक्ति निकाली गई। तो निवेशी शक्ति अर्थात जो प्रवेश करने वाली शक्ति, निवेशी का मतलब जो अंदर जाती, निवेश करती, प्रवेश करती, निर्गत का मतलब बाहर निकलती। ठीक है, तो निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, तो P और प्राइमरी के लिए क्योंकि निवेशी प्राथमिक पे होगी, सेकेंडरी द्वितीयक पे होगी, तो ये निकाल लो VP IP इक्वल टू VS IS। तो VP बटे में VS इक्वल टू I, यहाँ से सॉरी गलत हो गया ना, ये देखो VP, ये VS तो नीचे आया, उधर IS है ना ऊपर, तो IS रहेगा ऊपर और ये P वाला नीचे आ जाएगा। आप सही है, देख लो VP बटे में VS इक्वल टू IS बटे में IP, ये होगा। ठीक है, तो सिंपल ये आ गया। और ये जो V वाला है और E वाला है, ये दोनों सेम है, ध्यान से समझो। V का मतलब विभव और ये है विद्युत वाहक बल, तो दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो VP बटा VS की जगह EP बटा ES। ठीक है, ध्यान से समझो, आप VP बटा VS की जगह EP बटा ES भी लिख सकते हो, क्योंकि विद्युत वाहक बल और विभव ये दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो यहां से आप एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। देखो EP बटा ES, EP बटा ES, और ये आपसे कह रहे हैं जो VP बटा VS है, VP बटा जो VS है ये भी आपका EP बटे ES के इक्वल ही है। VP बटा VS जो है ये भी EP बटा ES के इक्वल ही है। तो यहाँ पर से क्या लिख सकते हो, EP बटा ES इक्वल टू NP बटा NS, NP बटा NS और इक्वल टू IS बटा IP। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये EP बटा ES तो ऐसे आ गया, NP बटा NS आ गया। आप जब ये EP बटा ES, देखो ये आप V जो लिखा है V की जगह E समझ सकते हो, EP बटा ES E से समझो, EP बटा ES इक्वल टू IS बटा IP है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, इसके जब ये दोनों बराबर, ये दोनों भी बराबर, तो ये तीनों भी तो बराबर हो जाएंगे। देखो जब दो संख्या ये बराबर है, ये दोनों भी बराबर, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। और इसके इक्वल टू में लिख सकते हो R। ठीक है, इसके इक्वल टू में लिख सकते हो R, जहाँ R को कहते हैं परिणमन अनुपात। क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक है, परिणमन अनुपात, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाता है। ठीक है, सिंपल हमने आपसे फिर से समझ लो, जब रचना कार्यविधि सब हो गई थी, हमने आपसे कहा कि जो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ये किस पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर। तो फैराडे का नियम लगाया गया, EP इक्वल टू माइनस NP डेल्टा 5 पॉइंट डेल्टा T, ये प्राथमिक कुंडली के लिए, ये वाला द्वितीय कुंडली के लिए। समीकरण 1/2 कर दिया, जिससे ये फॉर्मूला आया। फिर कहा गया भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण शक्ति, मतलब जो ऊर्जा में हानि हुई थी उसके कारण शक्ति निकाली, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, तो P इक्वल टू PS। ठीक है, तो VP IP इक्वल टू VS IS, तो VP बटा VS इक्वल टू IS बटा IP। आप जब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो हम आपसे कह रहे हैं EP बटा ES को आप क्या बनो, VP बटा VS, तो ये तीनों भी इक्वल हो जाएंगे। EP बटा ES इक्वल टू NP बटा NS इक्वल टू IS बटा IP इक्वल टू R, जहाँ R परिणमन अनुपात है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ अभी और रह गया कि ट्रांसफार्मर की दक्षता का क्या सूत्र होता है। ठीक है, वो समझ लो, फिर वीडियो को समाप्त करते। ठीक है, इसको नोट कर लो, आप देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। तो आप बात करते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है ट्रांसफार्मर की दक्षता बताइए, तो आप समझ लो यहाँ पे सिंपल सा सूत्र है, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति का मतलब ये जो द्वितीय कुंडली में शक्ति होती है जो बाहर निकलती है, निवेशी का मतलब जो प्रवेश करती है, जैसे अभी बताया था। तो निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति इंटू 100। ठीक है, और निर्गत शक्ति को हमने बताया था ये द्वितीय कुंडली पे होती है। ठीक है, निर्गत शक्ति किस पे होती है, द्वितीय कुंडली पे होती है। तो सिंपल यहाँ पर से क्या हो जाएगा, PS बटे में PP इंटू 100, और दक्षता को N से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस टाइप से N बनाना, N इक्वल टू PS
PS का मतलब ये जो आपकी सेकेंडरी कुंडली द्वितीयक कुंडली में है, PP मतलब जो प्राथमिक कुंडली में, ठीक है। तो निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति इंटू 100, तो PS अर्थात सेकेंडरी कुंडली वाली निर्गत शक्ति, PP अर्थात निवेशी शक्ति इंटू 100, ये है आपकी ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र, ठीक है। तो समझ गए, बस इतना आपका कंप्लीट है। आपने समझा ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर की रचना और ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। तो आशा करते हैं यार आपको ट्रांसफार्मर पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है, और भी सब्जेक्ट की हिंदी इंग्लिश की मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।